Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मेथड जो है आपका बेसिकली जिसमें हम एरियल फोटोग्राफ्स को भी ले रहे हैं, तो डिफरेंट मेथड्स में हम रेडियो एक्टिव मेथड भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जैसे हमने कल बताया था कि ग्रेविटी मेथड के लिए इंस्ट्रूमेंट को हम हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट में लेके चलते हैं, और जो एरियल फोटोग्राफ है वो एक मेथड है। ठीक है, तो इसके बाद एक रेडियो एक्टिव मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जियो केमिकल प्रोस्पेक्टिंग पे आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मेथड बेसिकली क्या है कि ये वो मेथड है जिसमें हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जो चेंजेस आते हैं उनको मेंशन करते हैं, उनको देखते हैं। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जनरल, जैसे आपको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, या जब आपको पढ़ाया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या जब प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ रहे थे, तो आपको बताया गया था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से कुछ मिनरल्स का अलाइनमेंट अलग होता है। अलाइनमेंट में चेंज ये आता है कि जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं तो वो प्रेजेंट नॉर्थ साउथ के अलोंग क्रिस्टलाइज, जो अर्थ की प्रेजेंट नॉर्थ साउथ है उसके अलोंग क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। दैट मींस कि आयरन रिच मिनरल्स के ऊपर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर होता है। तो हम उन्हीं आयरन रिच मिनरल्स को बेसिकली जो हम ये कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स और पैरामैग्नेटिक मिनरल्स की स्टडी करेंगे, और जो डायमैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं वो अपने आप ही स्टडी हो जाएंगे, जिन पे कोई असर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक मेथड की बात करें तो कह रहे हैं जैसा ग्रेविटी मेथड है सेम वैसा ही मैग्नेटिक मेथड होता है, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ये अर्थ की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हमें उसमें कोई अलग से एनर्जी या कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी होती है। हम क्या करते हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट लेके इंस्ट्रूमेंट लेके हम केवल मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं और वहां पर जो एनॉमली आती है उसको केवल चेक करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक प्रोस्पेक्टिंग इज अ जियोफिजिकल मेथड बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनॉमलीज ऑन द of the earth caused by non similar magnetic intensities। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटीज थोड़ी सी चेंज होंगी, उस नॉन सिमिलर मैग्नेटिक इंटेंसिटीज को हम देखेंगे। बेसिकली अभी जो देखेंगे आप, क्या करें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मैग्नेटाइज्ड रॉक्स, जो अभी आपको बताया कि जैसे हम जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी करते थे तो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी में देखते थे कि मिनरल्स का अलाइनमेंट हो जाता है। तो वो अलाइनमेंट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करती है जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं, अर्थ जो रॉक के मैग्नेटिक मिनरल्स हैं उनके ऊपर। तो हम उसकी ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो बेसिकली हम केवल ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई मिनरल है और वो क्रिस्टलाइज हो गया है तो वो किस इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड्स के टाइम पर क्रिस्टलाइज हुआ था ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस टाइम पर उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है ये हम देख सकते हैं। और इसको मेजर किया हुआ है डिफरेंट रॉक्स का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मेजर किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स का बेसिकली मेजर कर लेते हैं। तो जिससे हम अर्थ के इंटीरियर में अंदर अगर कोई एब्रप्ट चेंज है लिथोलॉजी में, तो दैट मींस कि वहां पर कोई स्ट्रक्चरल डिवीजन है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, रॉक को मेजर कर ले सकते हैं। और ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक रॉक को ही मेजर करते हैं हम इससे। ऑयल और वाटर अपने आप ही हो जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स बेसिकली चेक करते हैं, मैग्नेटाइट, पेरोलाइट। लिमोनाइट आपने पढ़ा होगा, लिमोनाइट पैरामैग्नेटिक मिनरल है, जिस जो क्या है कि ना बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना शो करे। क्वार्ट्ज और सॉल्ट, जिप्सम, ये सारे मिनरल्स जो अगर आपके होंगे तो ये डायमैग्नेटिक होंगे, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। और आयरन रिच जितने मिनरल्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक मिनरल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन हो गया। नहीं सर, कॉपर पढ़ा गई। ठीक है, तो आयरन रिच मिनरल्स बेसिकली जो है, या अगर आप कहते हैं कि ऐसे मिनरल्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड होते हैं, उसको हम इजीली इससे डिटेक्ट कर सकते हैं।
क्लास में कौन मुझे ट्रू नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ में डिफरेंस बता देगा? सर बताएं। हाँ हाँ सर ट्रू नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ में सर ये डिफरेंस है कि सर जो 23.5 डिग्री का सबसे बड़ा डिफरेंस तो सर ये है कि जो 23.5 डिग्री पे जो हम लोगों ने लिया है, मतलब सर उतना पहले तो डिग्री में इतना डिफरेंस है कि 23.5 डिग्री डिफरेंस है जो ट्रू नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिक साउथ है सर। और सर क्या बोलते हैं, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो ज्योग्राफिक साउथ है सर, वो अर्थ के बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया गया सर, मतलब कि इक्वेटर के। और जो सर जो ट्रू नॉर्थ और जो ट्रू साउथ है सर, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो एंगल से बेंड है, मतलब कि सर परपेंडिकुलर से। सर ये तो बातें मिस हो रही है, लेकिन सर ऐसे ही कुछ पढ़ा था सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हम बेसिक नॉर्थ लेते हैं दैट इज ट्रू नॉर्थ, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट हो रही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये पर्टिकुलर पोजीशन आपकी दिख रही है, ठीक है, ये अर्थ की ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रही है। लेकिन इक्वेटर देखिए, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, जो ये दिख रही है आपको, ठीक है, ये लंबी वाली लाइन, या कलर चेंज कर देते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर के जस्ट परपेंडिकुलर, ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब कि क्योंकि अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो हम इक्वेटर के परपेंडिकुलर जाएंगे तो हम उसी 23.5 डिग्री को फॉलो करेंगे, तो वो हमको नॉर्थ अपीयर होता है कि ये नॉर्थ है। लेकिन एक्चुअली में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, और वो एकदम 0 डिग्री पे है, 23.5 पे नहीं है, 0 डिग्री पे है। दैट मीन्स वो इक्वेटर से भी कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, इक्वेटर से भी एंगल बनाएगा। और ये हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ये है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स जहां से जनरेट हो रही हैं, जहां तक जा रही हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है वो क्या हो जाएगी, ट्रू नॉर्थ। तो अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अगर ये इक्वेटर है तो ये आपका जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस कहीं यहां से निकल रही हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस यहां से कहीं से ऐसे फ्लो करती हैं, तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो यहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी टिल्ट है 23.5 डिग्री, तो ये जो नॉर्थ है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एकदम 0 पे चला आता है। तो बेसिकली ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में यही डिफरेंस है, यानी जो हम निडल यूज करते हैं, जो हम कंपास यूज करते हैं, वो ट्रू नॉर्थ दिखाता है, वो एकदम इक्वेटर के परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। तो अर्थ बिहेव्स लाइक, मैं ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अलग सा हो, कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके चारों तरफ डिफरेंट इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर से स्टार्ट होती हैं, सरफेस पे होती हैं, और सरफेस के साथ साथ अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर पे भी जाती हैं, यानी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड्स हमें महसूस होती हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। देन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये कुछ मेजरेबल कंपोनेंट्स हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के या अर्थ की मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जो बेसिकली जिनको हम मेजर करते हैं, जो डिक्लिनेशन होता है। ये बेसिक है कि ये डिफरेंस होता है डिग्रीज का, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं डिक्लिनेशन। तो अगर हम जब हम एरर फ्री मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है,
अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो डिटेक्शन खुद से हो जाए। पहले हमें ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था, अब ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब आपने मशीन लिया, अब आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट लेके फील्ड के ऊपर चलेंगे, तो जो हमारा कंप्यूटर होगा उस पे डेप्थ के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ अपने आप बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ अपने आप ऐसा कुछ भाई, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ अपने आप बन जाएगा। और क्योंकि हमें अगर पता होगा कि ये बेसिक नॉर्मल लाइन है ग्राफ की, तो उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं ये डेप्थ वाइज हमको ये भी पता चल जाएगा। और अगर हम ये एक जगह की बात हो रही है, जब हम एक जगह खड़े हैं, अगर हम इसको लेके मूव करेंगे तो वो ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल डेविएशन भी देगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि ये सारी चीजें अब इनबिल्ड होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, लेकिन स्टडी जरूरी है इनकी। ठीक है, फिर इंक्लिनेशन, तो इट इज द एंगल बिटवीन द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ऊपर और नीचे जो डिफरेंस आता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ग्राफ 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये जो ट्रू नॉर्थ है एक्स एक्सिस को दिखाया है इन्होंने। मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से कुछ डेविएशन पे है, डी डेविएशन पे है मैग्नेटिक नॉर्थ, कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जीनत है। व्हाट इज जीनत? इन्होंने जेड से दिखाया है, कहीं कहीं पर एक्स से भी दिखाया जाता है। कोई रिफाइन कर पाएगा? रिमोट सेंसिंग में भी ये टर्म यूज होता है। सर कौन सा वर्ड आपने बोला? देखो ये जरा, ये दिख रहा है तुमको? ये ZENITS, जेनिथ। नहीं सर, ये तो पहले कभी नहीं पढ़ा सर। मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग नहीं पढ़े होगे पहले कभी, है ना? ये बेसिक नहीं सर, वो तो पोजीशन पे पढ़ नहीं पढ़ा कभी। सरफेस पे जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, वहां से डेप्थ पे जब भी हम जाएंगे, तो जस्ट डेप्थ पे जो सब जैसे परपेंडिकुलर वर्टिकल जो पोजीशन होगी नीचे हमारे, जहां पे भी हम खड़े हैं वहां से वर्टिकल नीचे जो पोजीशन होगी उसको जिनत कहते हैं। इसी का इक्विवेलेंट टर्म यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में, जिसको हम कहते हैं नाधिर। नाधिर पॉइंट यूज किया जाएगा, कहीं कहीं उसको जिनत भी यूज करते हैं और एक्स से उसको लिख देते हैं। सर एक बार सर जरा ये कहने फिर से बता दीजिए सर, ये आपने क्या बताया था इसका नीचे सर वर्टिकली जिस पोजीशन पे हम खड़े होंगे, अगर आप देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। ठीक है, तो आप जैसे आप कहीं क्लास में खड़े हैं और आपको नॉर्थ और ईस्ट पता है, नॉर्थ ईस्ट दो पोजीशंस हो गए। अब नॉर्थ पता है तो साउथ अपने आप हो गया, और ईस्ट पता है तो वेस्ट अपने आप हो गया, तो चारों डायरेक्शंस तो हो गए। बची कौन सी डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन, टॉप और बॉटम की। तो जस्ट आप जहां खड़े हैं वहां से नीचे वर्टिकल या वहां से ऊपर वर्टिकल, तो पोजीशन या जेड एक्सिस जो बनती है बेसिकली, उसको आप जिनत कहते हैं। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग में क्या होगा, जैसे रिमोट सेंसिंग में यहाँ कोई सैटेलाइट है और ये अर्थ सरफेस है, तो सैटेलाइट के जस्ट वर्टिकल नीचे अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड आपका नाधिर। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट है वो, है ना? सैटेलाइट जहां पे भी आपकी एयर में सैटेलाइट होगी, उसके जस्ट नीचे एकदम वर्टिकल डिस्टेंस पे जो अर्थ पे पोजीशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? नाधिर, है ना? अगर सारी इमेजेस नाधिर पे ली जाए सैटेलाइट की, तो क्या दिक्कत आएगी? कैमरा यूज किया ना सभी ने? यस सर। अगर कैमरे को आप हाथ में लें और एकदम सीधे कैमरे के जस्ट नीचे सरफेस पे जो चीज आ रही है, कैमरा ऊपर रख के सरफेस पे जो चीज नीचे आ रही है उसको खींचेंगे, तो क्या दिक्कत आएगी? तो दिक्कत सर ऐसे क्या आएगी? तुम बताओ ना। सारे रेशियो, सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे उसके। तो शैडो हाँ, जो आएगी नीचे, शैडो आएगी ही नहीं, हाइट नहीं नजर आएगी उसकी। हाँ सर, साइड व्यू नहीं नजर आएगा। हाँ, हाइट नहीं नजर आएगी, हम उसका हाइट का वेरिएशन नहीं कर पाएंगे। यस सर, यस। ठीक है,
यस सर। तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए ही हमको नादिर से डिफरेंट पोजीशंस पे भी फोटोग्राफ्स लेने होते हैं। जब आप दो तरफ से फोटोग्राफ्स ले लेंगे अलग अलग और नादिर का भी फोटोग्राफ ले लेंगे तब ही आप सारी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एच होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वर्टिकल इंटेंसिटी जो जेड आपको बता रहे हैं अभी कि जे एकदम नॉर्मल पोजीशन पे जितनी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो जेड होती है, और टोटल इंटेंसिटी निकालते हैं जब हम तो वो टी होती है, जो बेसिकली अगर आप पाइथागोरस लगा देंगे तो भी निकल आएगी, ठीक है। कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस निकालेंगे तो टोटल इंटेंसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे तो वो टी स्क्वायर के बराबर होगा। जो मैग्नेटिक पोल्स हैं आपके, मैग्नेटिक पोल की प्रॉपर्टी है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो नॉर्मल मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वही अर्थ मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी भी है कि जो पोल्स हैं आपके वो एक बराबर, जो सॉरी पोल्स कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह बराबर नहीं होगी। सरफेस से जितनी दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसको पढ़ना है, ठीक है। देन ये जो टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं बेसिकली, तो कुछ एग्जांपल्स हमने दिखा दिए हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी हाई होती है, पैरामैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी जो आपकी होगी वो पॉजिटिव होगी लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, और डायमैग्नेटिक जिसमें बिल्कुल नहीं होगी, जो शो नहीं करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो आपका एक चार्ट बगल में बना हुआ है जिसमें कुछ एग्जांपल्स, कुछ जनरल एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। कुछ जनरल एग्जांपल्स दिए हुए हैं फेरोमैग्नेटिक के और पैरामैग्नेटिक के। इनका ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। सर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं लिखेगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बचे हुए सब हो जाएंगे ना लगभग, सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, ऐसी बेसिक ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन या ऐसे मिनरल्स नहीं है, या ऐसी रॉक्स जिसमें आयरन या ऐसे मिनरल्स, जैसे लाइमस्टोन हो गया आपका, तो वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे मार्बल हो गया, कैल्साइट बन रहा है आपका, तो ये सब ऐसे सिलिका है आपका, क्वार्ट्ज, ठीक है। तो अब क्वार्ट्ज फैमिली के जितने भी मिनरल्स आएंगे आपके, अगर हम बॉबिन रिएक्शन सीरीज में देखें या जनरल क्लासिफिकेशन मैग्मा का करें तो मैफिक कंपोजिशन के मैग्मा तक ही ज्यादा आयरन रिच मिनरल्स होते हैं। जैसे जैसे फेल्सिक में बढ़ेंगे क्वार्ट्ज परसेंटेज बढ़ता जाएगा और आयरन रिच मिनरल्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। और सेडिमेंट्री बहुत कम होते हैं। हैवी मिनरल्स जो होते हैं कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बनते हैं, उसमें होते हैं। जैसे अगर कहीं सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ कभी आयरन का, मैग्नेटाइट का या इन सब चीजों का, तो उसमें आपको मिलेंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे। यस सर। देन फिर अब मान लीजिए हम इंस्ट्रूमेंट लेके चले कहीं पे, ठीक है। तो अब इंस्ट्रूमेंट लेके चले तो ये पहला रिजल्ट जो भी आपको बताया मैंने कि ये सरफेस के नीचे कहीं और बॉडी है, सरफेस के नीचे की और बॉडी है जो डोलोमाइट है बेसिकली, और अगल बगल आपका कैल्क बायोटाइट सिस्ट है। क्योंकि जब कैल्क बायोटाइट सिस्ट है आपके पास में तो उसमें फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स की प्रॉपर्टी कम है, कैल्शियम रिच बायोटाइट है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, कम होगी, लेकिन जब हम मैग्नेटिक देखेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं हमारे स्टेशंस पे, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लगभग नॉर्मल चल रही है, एरर डिटेक्शन, इतने फ्लक्चुएशंस तो एरर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो एरर हो जाएंगे। देन फिर देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एनॉमली बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड शो करने लगेगा, देन फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगा, जैसा कि ग्रेविटी में होता है। अगर हमने कल ग्रेविटी पढ़ा था तो देखिए ग्रेविटी में भी यही चीज हो रही थी, ग्रेविटी में भी यही हो रहा था क्योंकि हैवी मिनरल्स हैं,
तो ग्रेविटी में भी क्या होता, ग्रेविटी की एनॉमली पॉजिटिव शो कर रही थी, ऐसे ही इसमें भी क्या हुआ, पॉजिटिव शो किया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में जहां पे ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव शो कर रहा है, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे कहीं ऐसा होगा जहां पर आपका क्या है, कुछ आयरन रिच मिनरल्स प्रेजेंट हैं, या कोई ऐसी और बॉडी है जो फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में डिफ्लेक्शंस इतने हाई नहीं होंगे, थोड़े स्लो डिफ्लेक्शंस होंगे। बेसिक दो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेसिक आप जानते हैं कि जो रिपल्सन या अट्रैक्शनल वो होता है, फॉर्म होती है। तो अगर हम कोई बड़ा मैग्नेट लेके चलेंगे साथ में और नीचे आयरन रिच मिनरल होगा, तो कुछ अट्रैक्शनल फोर्स होंगे उसमें, या अगर ऐसा कुछ कर रहा है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी रिटेन की हुई है नीचे के मिनरल ने थोड़ी बहुत, तो अगर उसका नॉर्थ नॉर्थ से मैच करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। तो अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है ये इतनी आसानी से मेजरेबल नहीं होती है और एरर बहुत होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत आसानी से मेजर हो जाती है। जो बेसिकली क्या है कि अमाउंट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड का उसके पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड वो शो कर रहा है, बेसिक ये रेशियो है। तो क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो रॉक्स में डिफरेंट रॉक्स का मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है ससेप्टिबिलिटी की, वो हमने नोट कर रखी है या हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। कॉमन रॉक्स दिया हुआ, शेल की प्रॉपर्टी, डोलेराइट की प्रॉपर्टी, ग्रीनस्टोन की प्रॉपर्टी, बसाल्ट की, ये रीडिंग्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं। जब ये रीडिंग पहले से अवेलेबल हैं, तो इनकी स्टडी करके हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि प्रेजेंट ऑन फील्ड हमको जो चेंजेस नजर आ रहे हैं वो किस बेस पे, किस बिहाफ पे हैं, या कितने कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो उस बेस पे हम ये, जैसे मान लीजिए कि कहीं लाइमस्टोन था, प्रॉपर्टी बहुत कम शो हो रहा है लाइमस्टोन में। अब अगर सपोज कीजिए कि लाइमस्टोन में इतना शो हो रहा है, अचानक से कहीं फ्लक्चुएशन आ गया, तो दैट मींस कि क्या है, वहां पर कोई इग्नियस इंट्रूजन रहा होगा, या हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं सर, मैफिक कंपोनेंट कोई रॉक जैसा कोई न्यू मिनरल, जैसे क्योंकि लाइमस्टोन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लाइमस्टोन वाटर से डिसॉल्व हो सकता है, एसिडिक वाटर होगा तो और इजीली डिसॉल्व हो सकता है, तो क्रैक्स बना देता है। अब उन क्रैक्स में कोई अदर मिनरल आके डिपॉजिट हो गया तो वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर रॉक का हमें पता है लेकिन उसमें ऑयल आ गया या उसमें वाटर कंटेंट आ गया, तो वहां फ्लक्चुएशन देगा। या हम किसी पर्टिकुलर जोन में चल रहे हैं और उस पर्टिकुलर जोन में कहीं पर आपका फॉल्टिंग हुआ है, तो फॉल्टिंग की वजह से क्या होगा, लिथोलॉजी में अचानक से चेंज आएगा, अब्रप्ट चेंज इन लिथोलॉजी। ये हम रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट में पढ़ चुके हैं। तो अगर अब्रप्ट चेंज होगा लिथोलॉजी में, तो वहां पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचानक से चेंज होगी, कि हम शेल पे चल रहे थे या हम लाइमस्टोन पे चल रहे थे और अचानक से आपको सैंडस्टोन मिलने लगा, अचानक से आपको कोई दूसरी रॉक मिलने लगी, या अचानक से ब्रेक्शिया आ गया। ठीक है, तो उस वहां पर जो अब्रप्ट चेंज आएगा वो भी इंडिकेटर होता है। तो इससे हम कुछ स्ट्रक्चर्स भी पहचान पाते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन सरफेस के नीचे के कुछ स्ट्रक्चर्स तो पहचाने जाते हैं। ये कुछ बेसिक रॉक्स की, अभी जब आपसे बात कर रहे थे मैंने कहा कि इग्नियस रॉक में आयरन रिच मिनरल्स ज्यादा होते हैं, अगर वो मैफिक कंपोजिशन का होगा तो ज्यादा ही होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैफिक बेसिक इग्नियस रॉक है। बेसिक इग्नियस रॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, एसिडिक में उससे कम होगी, मेटामॉर्फिक में उससे कम, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक हैं। क्योंकि सेल सैंडस्टोन में हैवी मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं कभी कभी, या आयरन रिच मिनरल्स कहीं से इरोड हो रहा है किसी सरफेस से। सपोज कीजिए कि कोई बसाल्टिक कंपोजिशन का रॉक था जहां पे वेदरिंग हुई, और वो रॉक जाके वो वेदर्ड पार्टिकल जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें आयरन कंटेंट कुछ ना कुछ होंगे ही, या उसमें फेरोमैग्नेटिक कंटेंट्स होंगे। तो इस वजह से
लाइमस्टोन से ज्यादा ही क्या देगा, ये प्रॉपर्टी शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन लाइमस्टोन जो प्योरली कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम ही देखने को मिलेगी। ये एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट था जो बेसिक टॉप एंड बॉटम सेंटर पे दिया हुआ है, ग्रेडियोमीटर सर्वे, कि हम इसको लेके फील्ड पे चलते हैं। ये एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। इससे बड़े इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं और इससे अच्छे आते हैं जिसको हम हेलीकॉप्टर से या प्लेन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल एक जनरल एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है कि हम इसको लेके फील्ड में चलेंगे तो देखिए फील्ड में आपको डिफरेंट फ्लक्चुएशंस अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे। इन दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कितना शैलो या कितना डीप है। जितना सरफेस के अंदर होगा उतना उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको कम मिलेगी, तो उसी हिसाब से उसका फ्लक्चुएशन उतना कम होगा। और अगर सरफेस के पास है या ज्यादा डेप्थ पे नहीं है तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक सर्वे है, मैग्नेटिक सर्वे से हम सरफेस के आसपास के जो ओर बॉडीज होंगी या जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनका डिटेक्शन या इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू डीप ओर बॉडीज। अगर बहुत नीचे है ओर बॉडी तो हम इंटरप्रिटेशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे, तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि मे बी यहाँ पर कुछ प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर बेटर इंटरप्रिटेशन करना है तो सरफेस के पास होना चाहिए। और ये हमारे पास कुछ इनॉमली दी हुई है डिफरेंट चीजों की। आयरन दिया हुआ है, अगर 1 kg आयरन है तो वैल्यूज इसके बीच में रहेंगी 4 किलोमीटर डेप्थ तक। 100 kg आयरन है तो वैल्यूज देखिए आपकी कहां तक जा रही है, 10 मीटर डेप्थ के अंदर की भी चीजें हम देख लेंगे अगर 1000 किलोमीटर 100 kg ऑफ आयरन है। ठीक है, तो ये कुछ एनॉमलिक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें इतनी डेप्थ पर भी उसके फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं तो अमाउंट कितना होगा या कितना पर्टिकुलर अमाउंट किसी मिनरल का हो सकता है ये भी इससे पता चल सकता है। एक रफ आइडिया हम दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 50 मीटर 100 मीटर या 150 मीटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 1000 kg ऑफ आयरन या इससे ज्यादा आयरन प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इससे कम होता तो इस डेप्थ पे वो फ्लक्चुएशंस नहीं देता। तो डेप्थ फ्लक्चुएशंस के साथ साथ में अमाउंट भी ये मेजरेबल है, अमाउंट मेजर कर सकता है। ठीक है, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम इसमें मेजर करते हैं। जो डिफरेंट आपके कई इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जिनके जो मीटर्स होते हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है उसको मेजर करते हैं। आयरन, मैग्नीज, पैरोटाइट डिपॉजिट्स, गोल्ड, डायमंड, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट को इनडायरेक्टली लोकेट करने के लिए इन सब चीजों के लिए यूज होता है। आयरन, मैग्नीज सब डायरेक्ट मेजर हो जाएंगे, गोल्ड, डायमंड, क्वार्ट्ज ये सब इनडायरेक्टली होंगे। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर रॉक में अचानक से कोई चेंज आया, बहुत कम हो गई मैग्नेटिक फील्ड या बहुत ज्यादा हो गई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। सपोज कीजिए कि आप सैंडस्टोन पे चल रहे थे और सैंडस्टोन में कहीं हॉट वाटर स्प्रिंग की वजह से या कहीं एवेपोरेटिक डिपोजिशन की वजह से या आप ये कह दें कि कहीं पर कि हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स की वजह से गोल्ड, प्योर गोल्ड आके डिपॉजिट हो गया, गोल्ड की वेन्स डिपॉजिट हो गई हैं। तो जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको कम शो करने लगेगी। जो हमारा सैंडस्टोन का प्रिंसिपल वैल्यू है उससे थोड़ी कम प्रॉपर्टी होल्ड होने लगेगी, कम प्रॉपर्टी शो करने लगेगी। तो ये इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ कि यहाँ पर कुछ अलग है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई दूसरी चीज हो सकती है। ये इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कि इतनी वैल्यू है तो यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन्स की थिकनेस भी पहचान सकते हैं हम कभी कभी कि कितने डेप्थ तक हमको सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ तक सेडिमेंट्री बेसिन्स होंगे। लेकिन जो डेप्थ है इसका इंटरप्रिटेशन या बेसिकली जो डेंसिटी, डेप्थ की डेंसिटी का इंटरप्रिटेशन
साइज्मिक मेथड से ज्यादा अच्छे से होता है। अतुल ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, पैसिव मेथड और एक्टिव मेथड। तो बेसिकली देखिए, कल आपको बताया था मैंने कि नेचुरल जो जिसमें हमको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े, जो इनबिल्ड एनर्जी हो, जहां से हमको केवल रीडिंग लेनी हो, वो आपके पैसिव मेथड्स होंगे। और जहां बाहर से हमको कुछ इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ती है, वो एक्टिव मेथड होते हैं। तो ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक फील्ड मेथड या साइज्मिक मेथड अगर अर्थक्वेक के टाइम पर इस्तेमाल हो गया तो वो सब क्या हो जाएंगे, पैसिव मेथड हो जाएंगे। ग्रेविटी मेथड और मैग्नेटिक फील्ड मेथड ये हमेशा से ही पैसिव होते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल और केवल अपना इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके अर्थ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं या मिनरल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम साइज्मिक मेथड की स्टडी करते हैं या जब हम इलेक्ट्रिकल मेथड की स्टडी करते हैं, तो हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, या हमें डायनामाइट से या किसी चीज से साइज्मिक वेव्स जनरेट करने पड़ते हैं। तो क्योंकि हम उसमें बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो वो एक्टिव मेथड हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक क्लिक कर लीजिएगा, बता दिया था ये आपको कल, लेकिन मैग्नेटिक मेथड इतना ही था। नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो रेडियो एक्टिव मेथड है। तो क्योंकि रेडियो एक्टिव मेथड बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन इसलिए नहीं है, इससे हम एक देखिए किस चीज में कॉमन है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स की अगर हमको प्रॉपर्टी चेक करनी होगी या रेडियो एक्टिव मिनरल्स का पता लगाना होगा तब तो हम इजीली इसी से लगाएंगे, आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल से। बहुत ज्यादा डेप्थ में होंगे तो पता नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, आप फर्स्ट ईयर में रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। तो जब आप रेडियो एक्टिव मिनरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि जब डीके होता है तो डीके में डिफरेंट रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा या जो रेज निकल रही हैं, ठीक है। वो रेज किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कर पाए उसको, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम डिटेक्ट कर पाए उन रेज को, तो हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जोन में, जो प्रेजेंट टाइम में कोई पर्टिकुलर जोन बना है, उसमें वो मिनरल प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे आपको बताया था कि दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिंजर मोलर कांस्टेंट और सिनेस्टल कांस्टेंट। जिंजर मोलर और सिनेस्टल में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रोड्स लगाने के साथ में एक तरह से बेसिकली लगभग इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन या ऐसी गैसेस हम भर देते हैं। क्योंकि ये इनर्ट होती हैं तो चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोड्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो लाइट नहीं जलती है। लेकिन एक स्टडी में माना गया कि जब गामा रेज इसमें से होके निकलती हैं, अगर गामा रेज पड़ेंगी तो ये आयनाइज हो जाती हैं गैसेस और इनके चार्ज मूव करने लगते हैं। तो हम जिंजर मोलर को अगर हेलीकॉप्टर में लटकाएं या हेलीकॉप्टर में लेके किसी एरिया में हम सर्वे करें, एरिया में हम घूमेंगे, अगर सर्वे करेंगे, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जोन या एरिया में अगर आपका रेडियो एक्टिव मिनरल होगा जो सरफेस से बहुत ज्यादा डेप्थ में ना हो, तो वहां से निकल रही गामा रेज क्या होंगी, जिंजर मोलर से होके निकलेंगी, जिसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस आयनाइज हो जाएगी, और आयनाइज होते ही नाइट्रोजन गैस क्या होगी, टकराने लगेगी एनोड और कैथोड पे, और जैसे ही टकराना शुरू होगा, लाइट होती है, एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं, वो क्या ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ गामा रे होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन होगा और उतना ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर होगा, और लाइट उतनी तेज ब्लिंक करनी शुरू कर देगी। तो बेसिक इसमें हम क्या करते हैं कि केवल और केवल यूज करते हैं जिंजर मोलर और सेलेस्टियल काउंटर का डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव मिनरल्स को। ठीक है, कल किसी ने कहा था डाइपोल डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए, सॉरी डाइपोल डाइपोल मेथड बताने के लिए, खाली पेज अभी मैंने कहीं छोड़ा था उसके लिए। डाइपोल डाइपोल में क्या करते हैं, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स, उनको एक पास कर लेते हैं, और दूसरा जो जैसे इसमें हम क्या करते हैं, पहले से स्टेशन बनाए रहते हैं,
हमने कई स्टेशंस बना लिए। ये आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स थे, जिसको बेसिकली आपने नाम दिया था कुछ C1 और C2, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर दूसरे इलेक्ट्रोड्स जो पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रोड्स थे, उनको कुछ 1 मीटर 2 मीटर या 10 मीटर की रेंज में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, 100 50 100 ऐसे लगा देते हैं। अब ये 1 2 3 4 n नंबर्स पे n1 n2 n3 n4 ऐसे करके लग गए। अब सपोज कीजिए ये तो हमारा फिक्स है। अब हमने क्या किया कि 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे अपना एक लगाया जिसको हमने P1 नाम दिया था, और फिफ्थ पे दूसरा लगाया जिसको हमने P2 नाम दिया था, और यहाँ हमने रीडिंग ले ली। उसके बाद हमने इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेंज किया। इसको चेंज करके हम क्या करें, P1 को फिफ्थ पे ले आए, P2 को 6 पे ले आए, फिर इसको चेंज करें, आगे बढ़ाते चले जाएं तो हमको एक ही सेटअप पे डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट रीडिंग्स मिल जाएंगी। पूरा का पूरा सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में अगर इलेक्ट्रिक करंट यहीं से आ रही है तो इलेक्ट्रिक करंट जब इतना पाथ ट्रेवल करेगी तो इसके पाथ में कितने डिफ्लेक्शंस आए कि यहाँ कितनी अच्छी रीडिंग आ रही है और यहाँ पे रीडिंग में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, मतलब इसके बीच में, इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में कोई चेंज है कि हमको एक ही सेटअप पे पता चल जाएगा। तो इसलिए डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा, डायपोल जो सर्वे है वो थोड़ा सा इजी है और थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।